एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड सर आफ्टरनून। हेडिंग नहीं डलवाई कोई आपने? ओके, ठीक। बच्चों, आप लेट कैसे हो गए? सर डलवाई थी आपने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके ओके, यस सर। ठीक। लेट हो गया क्या बच्चों? 1:15 से थी ना आपकी क्लास? यस सर। यस अच्छा, सर। 2-3 मिनट लेट हो गया क्या? ठीक ठीक, कोई नहीं। हाँ सर, पहली बार लेट हो एक्सक्यूज गया। मी सर। हाँ, बोलिए बोलिए। सर डीपीपी 9 का क्वेश्चन नंबर 8 बता दो एक बार। डीपीपी 9 क्वेश्चन नंबर 8 यस सर। कौन सा चैप्टर है बच्चे? सर करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। गुड आपके पास आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आप मुझसे लास्ट में पूछ लेंगे क्या सवाल? यस सर। लास्ट में पूछ लीजिएगा, है ना? मैं रुक के बता दूंगा आपको, ठीक है? ओके सर। बच्चों, एक इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट आए कुछ ऐसा फ्लो कर रहा है और हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है एट डिस्टेंस आर फ्रॉम वायर, है ना बच्चों? तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I/r। 2I/r। बिल्कुल। अगर बच्चों सेमी इनफाइनाइट वायर है, मतलब पॉइंट भी मैं यहां लिख दूं, है ना? वायर के जस्ट सामने एक एंड इन्फिनिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I/r। I/r, है ना? इनफाइनाइट वायर का आधा, सेमी इनफाइनाइट। उसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलर लूप का, तो लूप के बच्चों सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? सर्कुलर लूप के सेंटर म्यू पे नॉट I/2r। म्यू नॉट I/2r। 2r। 2r बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं बच्चों। अगर सेमी सर्कुलर होगी तो 1/2, क्वार्टर होगा तो म्यू 1/4। नॉट I/4r। बिल्कुल। और अगर बच्चों अगर कोई अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा होगा तो इंटू अल्फा या थीटा। अल्फा बाय 2 पाई म्यू नॉट I/2r। बिल्कुल। तो अगर अल्फा थीटा कुछ सबटेंड कर रहा होगा, अब बच्चों इन दोनों कॉम्बिनेशन में जैसे हम लोगों ने कुछ देखे थे, बहुत सारे सवाल पॉसिबल हैं, कुछ हम लोगों ने प्रैक्टिस में भी किए थे। अच्छा, मैंने आपको हेडिंग डलवा दी थी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो जल्दी से हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पढ़ लेते हैं। और बिल्कुल देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जैक्टली सेम होती हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है ना, एग्जैक्टली सेम। कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, बस एक डिफरेंस है, वो मैं आपको हाईलाइट करा दूंगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है, नेगेटिव तक जाती है। इसमें बच्चों ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट करेंगी, ऐसा नहीं बोल सकते कि स्टार्ट करेंगे नॉर्थ से, एक्चुअली ऐसा पूरा लूप बनाते हैं, है ना? और बाहर मैग्नेट के नॉर्थ से साउथ होंगे और विद इन मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होते हैं, ठीक है? तो ये बच्चों एक डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट और एंड पॉइंट नहीं होता, पूरा क्लोज लूप होता है, ठीक है? क्लोज लूप होता है। दूसरा बच्चों, फिर बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है कि अगर आप किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींच देंगे तो दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। जैसे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में मैं कंपेयर करूं, ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट 1 इज मोर देन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट 2, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, ठीक है, कैसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो, अगर आप उसमें क्लोज्ड सरफेस रखेंगे ना, क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो। मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो, मतलब बच्चों क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी ए वेक्टर इट इज इक्वल टू जीरो। मतलब आप कभी भी, ये बच्चों कहलाता है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो रहता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप क्लोज लूप रख देंगे ना, ठीक है, क्लोज लूप रख देंगे, ठीक है, तो जितनी फील्ड लाइंस एंटर होंगी वो सारी की सारी फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी। अच्छा बच्चों, इस पे मैं ना जब ईएमआई पढ़ाऊंगा तो एक बार और ये पॉइंट लिखवाऊंगा, ये वाला जो पॉइंट है ये एक बार और लिखाऊंगा जब ईएमआई पढ़ाऊंगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाऊंगा। फिलहाल चूंकि पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज तो एक बार और लिख लेते हैं इसको। तो कोई भी क्लोज लूप होगा ना तो उसमें जितनी फील्ड लाइंस एंटर होंगी उतनी ही फील्ड लाइंस को निकलना पड़ेगा। कारण क्या है? क्योंकि क्लोज लूप बना रहे हैं ना, तो कोई मान लीजिए फील्ड लाइन एंटर हुई तो उतनी ही फील्ड लाइन को बाहर जाना पड़ेगा। पर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तो ऐसा होता था कि हम लोग अगर यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यूब रख देते थे, कोई भी क्लोज सरफेस रख देते थे, उससे पास होने वाला फ्लक्स भी जीरो होता था। सही बात है, लेकिन उसमें क्या होता था कि अगर आप चार्ज रख देंगे क्लोज सरफेस के अंदर तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स हो जाएगा। यहां पे अगर आप मैग्नेट रख देंगे, ठीक है, मान लीजिए कोई मैग्नेट रख देते हैं आप, तो मैग्नेट रखेंगे तो मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ कभी भी अलग हो ही नहीं सकता है, ठीक है? आप उसको तोड़ते तोड़ते एटॉमिक लेवल पे भी ले जाएंगे, एक एटम बचेगा उसके पास भी नॉर्थ साउथ होगा।
तो नॉर्थ साउथ चूंकि इसमें अलग नहीं किया जा सकते, तो नॉर्थ होगा तो साउथ भी होगा, तो इसमें क्लोज्ड जो टोटल आप ऐसा मानो कि नॉर्थ और साउथ दोनों आ जाएंगे, तो कभी भी कोई पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव साथ रख देंगे तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, है ना। तो उसी टाइप की चीज हो जाएगी, पॉजिटिव निगेटिव साथ हो जाएंगे तो फ्लक्स जीरो है। तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी क्लोज सरफेस रखेंगे फ्लक्स हमेशा जीरो होगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप उसके अंदर मैग्नेट रखिए ना रखिए, तो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म सेज क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी इज जीरो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप। इट मींस नो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, कोई भी स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं होता बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करते हैं, और जहां पे डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होगी वहां पे स्ट्रेंथ होगा ज्यादा। सर और हाँ, सर ये शोर हो रहा था तो सुनाई नहीं दिया, ये सेकंड वाला पॉइंट कैसे लिखना है? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ सारे पॉइंट्स, कहीं पे भी इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। देखिए, पहला पॉइंट है बच्चों कि नॉर्थ से साउथ होंगे मैग्नेट के बाहर, विद इन मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेट के बाहर साउथ टू सॉरी नॉर्थ टू साउथ, विद इन मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। बाकी ये प्रॉपर्टी बच्चों ऐसा है कि अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींच देंगे आप, ठीक है, तो इट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी वहां स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कोई क्लोज सरफेस रख देंगे उससे पास होने वाला फ्लक्स हमेशा जीरो है। आप उसके अंदर मैग्नेट भी रख देंगे तब भी फ्लक्स हमेशा जीरो। तो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी इज ऑलवेज जीरो। क्लोज सरफेस से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो होता है। ये पॉइंट बच्चों मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगा ईएमआई में, अभी चूंकि याद आ गया तो ऐसे ही लिख दिया मैंने। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन से ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ा अलग है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करेंगी। इंटरसेक्शन इज नॉट पॉसिबल, intersection of two field lines not possible। लिख लीजिएगा तो बच्चों बताइएगा, ये 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, एज सच आप रखिएगा दिमाग में। क्लोज सरफेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो थोड़ी होगा ना? क्या क्या? क्लोज सरफेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी, पर जितनी एंटर करेंगी उतनी ही बाहर चली जाएंगी, है ना, इसलिए फ्लक्स जीरो हो जाएगा। बाकी फील्ड लाइंस तो एंटर करेंगी क्लोज सरफेस के अंदर, है ना। यस सर। सर ठीक बच्चों, मैं आगे बढ़ रहा हूं, चेंज कर रहा हूं स्लाइड को। अगली हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ कॉइल। magnetic field on axis of coil।
तो बच्चों देखिए सेंटर ऑफ कॉइल पे आप पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड, अब एक्सिस ऑफ कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। सर एक्सिस ऑफ कॉइल का क्या मतलब हुआ? मतलब मान लीजिए कि ऐसे कोई कॉइल है और इसके सेंटर से पास होती हुई ये एक्सिस है, ठीक है, और मान लीजिए इसमें करंट आई कुछ फ्लो कर रहा है और इसकी रेडियस कुछ कैपिटल आर है और यहां से कुछ एक्स दूरी पे आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, कोई पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पे एक्स दूरी पे आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों लूप है और इसकी वजह से, इस लूप की वजह से इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं। आप ऑलरेडी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमें पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है जो कि एक्स दूरी पे है और रेडियस ऑफ द रिंग आर है, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं इसको 2D में रिप्रेजेंट करूं ना, ये तो मैंने थोड़ा 3D में दिखाने की कोशिश की है, अगर मैं इसी को 2D में रिप्रेजेंट करूं तो सेम डायग्राम कुछ हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि एक रिंग है कुछ इस तरह की और इस रिंग के सेंटर से एक्स दूरी पे हमें कोई पॉइंट P है और उस पे एक्स दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है और ये बच्चों रेडियस r है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बच्चों इसको थोड़ा सा आपको प्रूफ इसलिए कराना चाहता हूं कि थोड़ा सा इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इन्वॉल्व है और आपको डायरेक्शन का सेंस थोड़ा सा आएगा, इस वजह से प्रूव करा देता हूं। बाकी याद नहीं रखना है आपको, प्रूफ रिजल्ट इंपॉर्टेंट। तो बच्चों इसमें करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, तो मैं करंट के फ्लो का डायरेक्शन ले लेता हूं। ऊपर से मान लीजिए करंट ऊपर की तरफ आ रही है, मतलब यहां से करंट ऊपर आ रही है ऐसे, और यहां पे करंट एंटर हो रही है कुछ इस तरह से, ठीक है। एक सेकंड मुझे डायरेक्शन का थोड़ा सा सेंस देख लेने दीजिए। हाँ, तो करंट इधर से कुछ ऐसे आ रही है बच्चों और अंदर जा रही करंट, है ना, कुछ इस तरह से करंट फ्लो कर रही है। मतलब रिंग का आधा हिस्सा बोर्ड के बाहर है, आधा हिस्सा बोर्ड के अंदर है, तो ऊपर वाले हिस्से से करंट बाहर और फिर ऐसे अंदर, ऐसे करके करंट फ्लो कर रही है। अब इस फ्लोइंग करंट की वजह से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो पॉइंट पी को ज्वाइन कर देते बच्चों, इसको इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं कुछ, और ये जो ज्वाइन हुआ है इस दूरी को मैं आर बोल देता हूं और आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, करंट कुछ इस तरह से ऊपर आ रही है और ये मतलब ये करंट है ना, यहां से करंट ऐसे, तो ये मेरा जो मार्कर का डायरेक्शन है, ये जो पेन का डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन है और मुझे पॉइंट पे इस करंट कैरिंग इस एलिमेंट की वजह से, बाकी सब भूल जाइए कि ये सर्कल है, केवल इस एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अगर मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है ना, तो इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कोई बताना चाहेगा बच्चों आप में से? ट्राई करना चाहेंगे? जो करंट कैरिंग एलिमेंट है, जो करंट बाहर ला रहा है, इस Yes, sir. करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? और उसके सर जो दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे उसको, दो कंपोनेंट में। दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, ओके। यस सर। फिर उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर जो सामने वाला रह जाएगा वो हो जाएगा सर। ठीक सर म्यू नॉट आई आर अपॉन नहीं सर नहीं मैं एक्स एक्सिस से आर थोड़ा स्क्वायर प्लस एक्स टिल्टेड स्क्वायर पावर 3 अपॉन 2 हो जाएगा सर। सर आई थिंक आर की डायरेक्शन में होगी। आर के डायरेक्शन में होगी, ठीक। नो सर, पी से मतलब एक्स एक्सिस से थोड़ा सर टिल्टेड आर के सर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी ना। हाँ, ऐसे कुछ डायरेक्शन होगा। मैं थोड़ा सा बच्चों आप लोग को बताता हूँ ना, ये जो एलिमेंट है ना, ये वाला एलिमेंट, ठीक है, इस एलिमेंट की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी होगा, तो देखिए, तो जब बच्चों मैंने बोला था कि वायर हो अगर आपके पास, तो आप थंब रखिए करंट के डायरेक्शन में। हालांकि यहाँ पे लूप ही है, पूरा ऐसा लूप है, पर हम पूरे लूप की वजह से नहीं देख रहे हैं, हम एक इतना छोटा सा एलिमेंट है जिस जहां से करंट बाहर आ रही है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम देख रहे हैं। तो आप अगर थंब को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में और तो आप फिंगर्स को कर्ल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो ये जो मेरा थंब है ये करंट का डायरेक्शन है और फिंगर्स कर्ल करेंगे तो कुछ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी। इस बाहर आते हुए जो करंट का एलिमेंट है उससे जो बाहर करंट आ रही है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि देखो, अगर आप मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ड्रॉ करना चाहो तो ये सेंटर बनेगा और ये पूरा ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी बच्चों, है ना, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से आएगी, है ना। और थोड़ा सा मैं इसको, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों ये आएगी। अगर ये सेंटर है ना वायर, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी पॉइंट पी पे, वो कुछ इस तरह से सर्कल बनेगा, क्योंकि करंट ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बनेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से बनेगी, तो जैसे आप टेंजेंट खींचेंगे ना पॉइंट पी पे, तो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया हो। इसी तरह से अगर ये जो अंदर जाता हुआ करंट का एलिमेंट है, इसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट पी पे देखेंगे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन
पॉइंट पी पे कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है ना। तो ऊपर वाले एलिमेंट की वजह से इस डायरेक्शन में, और ये जो अंदर जाता हुआ एलिमेंट है उसकी वजह से इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा सर्कल बनेगा ना, ये जो पूरा लूप है, इस पूरे लूप की वजह से, इस पूरी लूप की वजह से पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे, ठीक है। तो मैंने देखी जैसे ऊपर वाले इसकी वजह से इस तरफ आ गया, ऊपर वाले की इस तरफ से, और नीचे वाले की वजह से इस तरफ से। तो क्या होगा, इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे और केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। और बच्चों मैं इस एंगल को थीटा ले लेता हूं, ठीक है। तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा ना। ये 90 है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो आप अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो होगी बराबर डीबी साइन थीटा के, ठीक है, सॉरी डीबी कॉस थीटा के, है ना, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, जो नेट Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डीबी कॉस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे सारे, केवल हॉरिजॉन्टल जुड़ेंगे, डीबी कॉस थीटा, ठीक है। तो अब डीबी की वैल्यू रखते हैं बच्चों, तो डीबी की वैल्यू हम लोग रखेंगे बायो-सेवर्ट लॉ से, कितना रखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो डी एल और आर के बीच का एंगल साइन थीटा डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर आर का क्यूब, तो इसको कैंसिल करेंगे, स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड और इंटू बच्चों आएगा कॉस थीटा, ठीक है। थोड़ा देखते रहिएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों एक चीज गौर करिएगा, जो ये थीटा होता है ना, ये थीटा है एंगल बिटवीन करंट एंड आर वेक्टर, ठीक है। डीएल और आर के बीच का एंगल, यानी करंट और आर वेक्टर के बीच का एंगल। तो देखिए बच्चों, आर वेक्टर ये है, ठीक है, ये आपका आर वेक्टर है, और जो डीएल वेक्टर है यानी जो करंट ऊपर की तरफ जा रही है, ये करंट है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल लिख देता हूँ 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 हो गया इंटू कॉस थीटा। साइन 90 की वैल्यू 1 लिखते नहीं हम लोग, और कॉस थीटा यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, कॉस थीटा, ये आ जाएगा डीबी नेट, ठीक है। अब जो इसमें देखेंगे आप, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है ही, करंट जो फ्लो कर रही है लूप से वो कांस्टेंट है ही, आर स्क्वायर मतलब ये वाली दूरी, है ना। तो आप इस लूप के किसी भी पॉइंट से पी पॉइंट की दूरी निकालेंगे तो कांस्टेंट रहेगी, है ना। आप भले ये वाला पॉइंट ले लीजिए तो भी आर ही रहेगा, है ना, ये वाला पॉइंट लेंगे तो भी आर रहेगा, कोई भी पॉइंट ले लीजिए तो आर रहेगा। तो आप जैसे लूप के पॉइंट चेंज करेंगे तो आर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, कॉस थीटा भी कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स पॉइंट की पोजीशन और रेडियस ऑफ द लूप चेंज नहीं करेंगे, तो कॉस थीटा भी कांस्टेंट है। तो इस पूरी चीज में हर एक चीज कांस्टेंट है, तो सबको बाहर निकाल देते हैं, और नेट मैग्नेटिक फील्ड बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीबी नेट, ठीक है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म से बाहर निकाल दीजिए, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई बाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, कॉस थीटा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन बन जाएगा डीएल, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आइए, तो बन जाएगा बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू करंट आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ही रहने देते हैं इसको, फिर बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। कॉस थीटा बनेगा बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आर डिवाइड बाय, तो कैपिटल आर डिवाइड बाय स्मॉल आर, और बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कर देंगे, मतलब ये जो जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उन सबका सम। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है। अब इसमें मैं ना, चूंकि हमें पूरा आंसर आर और एक्स के टर्म में निकालने हैं, तो मैं स्मॉल आर को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पे। तो देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड वी नेट बराबर म्यू नॉट, इसको 2 पाई से कैंसिल कर देते हैं, 2 पाई 1, ये बन जाएगा 2 पाई 2, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 2 बचा था, 2 लिख दिया, और स्मॉल आर का क्यूब। अब देखिए बच्चों, स्मॉल आर को लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से दिखेगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्यूब। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। ये जो लास्ट में बच्चों हम लोगों ने रिजल्ट लिखा है यही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल एकदम याद रखिए, ठीक है। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने प्रूव करी है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस आएगा, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर टू एक्सिस सारे कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस आएगा। उसमें भी अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो अपने फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल कर लीजिए, ठीक है। जैसे लूप है ऐसा पूरे लूप की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो फिंगर्स को कर्ल करिए करंट के डायरेक्शन में, थंब आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। नोट कर लीजिए बच्चों रिजल्ट, और फिर आगे का डिस्कशन करते हैं। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। एक बार फिर से बच्चों आप पूरा डिस्कशन थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेट रिजल्ट आपको लास्ट में याद रखना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। बच्चों ये सब लिखने के बाद मैंने लेफ्ट साइड में एक पॉइंट क्यू लिया है। अगर आप में से कोई गेस करना चाहे कि पॉइंट क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, समझाना चाहे तो बता सकते हैं। इधर मैंने एक पॉइंट क्यू ले रखा है, आपको बताना है कि इस पॉइंट क्यू पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी पॉइंट क्यू पे। तो बच्चों पॉइंट क्यू पे भी सर, जो Q- राइट वर्ड डायरेक्शन में ही आएगी। राइट वर्ड ही आएगी सर नीचे की तरफ टिल्टेड होगी राइट वर्ड। पूरे लूप की वजह से। यस सर। इससे पूरे राइट वर्ड आएगी पूरे लूप की तरफ से, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जब हम कैंसिल आउट कर देंगे तो परपेंडिकुलर वर्टिकल कंपोनेंट को इसके। हाँ बच्चों इसमें थोड़ा सा यही एक थोड़ा सा हम लोग को ना कंफ्यूजन सा लगता है, क्योंकि जब हम रिंग के लिए पढ़ते हैं तो वहां पे पढ़ते हैं कि राइट वाले पॉइंट पे राइट साइड, लेफ्ट वाले पे लेफ्ट साइड, पर इसका केस थोड़ा अलग है। मैग्नेटिक फील्ड में ऑन द एक्सिस आप कोई भी पॉइंट लेंगे, सारे पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी। और कैसे निकाल सकते हैं, जिस सेंस में करंट फ्लो कर रहा है उस सेंस में फिंगर्स को कर्ल करिए, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे ऐसे फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट, इधर लेंगे तो भी इस पे राइट, कोई भी पॉइंट ले लेंगे ऑन एक्सिस, direction of magnetic field is always towards right। तो जो इसमें आप चाहो तो स्टार करके लिख लेना, all points on axis have same direction of magnetic field। एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सारे पॉइंट्स पे सेम रहेगा। बच्चों लिख लिया है क्या सब, बढ़े आगे? सर हाँ हाँ सर सर जो डीवी नेट आपने दिखाया है सर, यहाँ पे दो कंपोनेंट नहीं आएंगे, 2 dB कॉन्स्टेंट नहीं होगा सर, एक ऊपर वाला और नीचे वाला कंपोनेंट? बहुत बढ़िया डाउट है। देखिए होता क्या है, जैसे आप अगर दो कंसिडर करेंगे ना तो लिख सकते हैं आप 2 dB cos थीटा, लेकिन फिर उस समय जब आप इंटीग्रेशन ऑफ डीएल लिखेंगे तो फिर 2 पाई आर नहीं लिखेंगे, फिर पाई आर लिखेंगे। बात सही है आपकी, देखने में ऐसा लगता है सर Yes, इसका sir. डीबी इसका डीबी तो 2 dB cos थीटा आना चाहिए, लिख सकते हैं। यस सर। पर फिर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल फिर पाई आर आएगा, तो मैंने क्या किया कि 1 dB
को कंसीडर किया, पता चला साइन थीटा सब कैंसिल हो जाएंगे, डीबी कॉस थीटा, तो एक डीएल की वजह से डीबी कॉस थीटा, तो सारे डीबी कॉस थीटा को जोड़ेंगे, तो सारे डीएल को जोड़ के फिर मैंने 2 पाई आर, तो एक्चुअल में ये वाला डीबी भी जुड़ गया, जब आपने 2 पाई आर सारा जोड़ के लिखा ना तो जुड़ गया। अगर आप Yes, 2 sir. डीबी कॉस थीटा लिखेंगे तो डीएल जोड़ने के बाद केवल पाई आर लिखिएगा। ओके सर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और इसमें और कुछ सवाल करेंगे, फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक बहुत सिंपल सा सवाल है बच्चों, आप म्यू नॉट के टर्म्स में आंसर थोड़ा सा करिएगा। बचा सर, थोड़ा सा बच गया। लिखिए लिखिए। हो गया। ठीक डन सर। ठीक, चेंज कर रहा हूं बच्चों स्लाइड। एक सिंपल सा सवाल करेंगे इस पे और फिर आगे बढ़ेंगे। एक ऐसे करंट कैरिंग लूप है और इसमें म्यू नॉट के टर्म्स में ही आपको आंसर करना है, इन टर्म्स ऑफ म्यू नॉट। आप म्यू नॉट की वैल्यू मत रखिएगा। जो दूरियां हैं कुछ इस तरह से दी हुई हैं, 4 मीटर दूर सेंटर से एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ये वाली दूरी जो रेडियस है रिंग की वो 3r यानी 3 मीटर ले लीजिए आप, ठीक है, 3 मीटर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 10 एम्पियर है, ठीक है। तो आप पॉइंट पी पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता दीजिए, बी नेट एट पी कितना होगा इन टर्म्स ऑफ म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट के टर्म्स में बता दिए, म्यू नॉट की वैल्यू मत रखिएगा। सर म्यू नॉट बाय 25, 16 म्यू नॉट बाय 5। ओके सर म्यू 9/25 आ रहा है। म्यू नॉट अपॉन 25, ओके, सर म्यू नॉट 9 म्यू नॉट अपॉन 25। 9 म्यू नॉट अपॉन 25, ओके। यस सर, 9 म्यू नॉट अपॉन 25। ओके बच्चों बाकी लोग भी कर लीजिए, है ना, सवाल सबसे होना चाहिए ये। ठीक, आइए बच्चों मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला रख देंगे, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई की वैल्यू 10, आर स्क्वायर मतलब 9 डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। देखो बच्चों तो मैं इसको अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, इसका मतलब बच्चों अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब, ठीक है, यही मतलब है इसका। तो अंडर रूट आर का वैल्यू बच्चों 3, 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर यानी 16, 16 9 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5, उसका क्यूब कर देंगे बच्चों तो ये 125 बन जाएगा, ठीक है। तो 5 से कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर सकते हैं 2। सर 2 और छोड़, सर 2 रहने दिया आपने, 2 और छोड़ दिए। एक सेकंड मैंने फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ नीचे कर मल्टीप्लाई बाय 2 अच्छा। और होगा सर। 2 हो रही है ना। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और 5 से कैंसिल करेंगे तो 25 5 125, 9 म्यू नॉट बाई 25 आया था क्या बच्चों आप लोग का इतने टेस्ला? यस सर। यस सर ये आया सर। ठीक बच्चों, अब Yes, ये जो मैंने ये थोड़ा साइड में ड्रॉ किया है ना, ऐसी फील्ड लाइंस दिखेंगी अगर आप, जैसे ये करंट कैरिंग लूप है, इसको मैंने ऐसे कंसीडर किया कि ऊपर वाले से करंट बाहर आ रही है, ऊपर वाले पॉइंट से, और नीचे वाले पॉइंट से करंट अंदर जा रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, जैसे मैं इस वाले एलिमेंट के लिए बस ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले एलिमेंट के लिए, ये जो छोटा सा डीएल जो बाहर आ रहा है उसके लिए, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से ड्रॉ की जाएंगी, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, और ये, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इस पॉइंट से दूर जाते जाएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, है ना, तो डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कम होती जाएगी। तो दूर जाते जाएंगे, है ना, फील्ड लाइंस का रेडियस बढ़ता जाएगा। और इस तरह से इसके लिए ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो इसके लिए फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होंगी क्लॉकवाइज, ठीक है, कुछ इस तरह से, और
इधर से कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, और सेंटर पे आके जितने भी पॉइंट्स होंगे ना सबके जुड़ जाएंगी। जैसे मैंने तो इसके लिए ड्रॉ किया है। अब लूप होगा बच्चों ऐसा सर्कल, तो मैंने ऊपर और नीचे वाले पॉइंट्स के लिए ड्रॉ किया है। आप ऐसे हर एक पॉइंट के लिए ड्रॉ करेंगे तो सबके लिए इसी तरह से लूप बनेंगे और सब आके सेंटर पे एक ही साथ अलाइन हो जाएंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी सेंटर में वो कुछ इस तरह से दिखेगी। और ये कैसे निकाल सकते हैं आप? अगर करंट के डायरेक्शन में आप फिंगर्स को कर्ल कर लें। तो ये जो मैंने सर्कुलर ड्रॉ करी है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो हर पॉइंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे दिखेंगे। मैंने दो ड्रॉ किए, एक टॉप मोस्ट और एक बॉटम मोस्ट। बाकी आप जितने भी सर्कल पे पॉइंट होंगे, मतलब मैंने इसके लिए और इसके लिए ड्रॉ किया है, ठीक है। बाकी आप इसके लिए ड्रॉ करिए, इसके लिए ड्रॉ करिए, इसके लिए ड्रॉ करिए, ऐसे, ठीक है। तो सबके लिए ड्रॉ करेंगे ऐसे ही दिखेंगे और सबकी फील्ड लाइन सेंटर पे जुड़ के ऐसे स्ट्रेट हो जाएंगी, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे। नोट कर लीजिए, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर। बदल दूं बच्चों स्लाइड, नेक्स्ट लगाऊं? यस सर। ठीक। अब इसमें बच्चों जो ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करें तो ग्राफ देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा ग्राफ। सर एक मिनट बैक स्लाइड कर देंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, ये x बराबर r/2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कर्वेचर चेंज होता है, ठीक है। तो यहां से यहां तक डाउनवर्ड है, उसके बाद अपवर्ड है, ठीक है। कर्वेचर चेंज होता है, r/2 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और बाकी इन्फिनिटी पे 0, इधर इन्फिनिटी पे 0 और मैक्सिमम रहेगा एट द सेंटर, ठीक है, μ0I/2r। R/2 से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कि सर ये कर्वेचर चेंज कर रहा है। जैसे आप यहां से देखेंगे तो ये कर्व्ड डाउनवर्ड है ना, ओपनिंग डाउनवर्ड है, इसके बाद ये कर्व ओपनिंग अपवर्ड है ना। पैराबोला तो नहीं एग्जैक्टली पर ठीक है, ये ओपनिंग डाउनवर्ड है और ये फिर यहां से कर्वेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। ये ओपनिंग डाउनवर्ड है r/2 से आप -r/2 से +r/2 तक, उसके बाद ओपनिंग अपवर्ड है। यस सर समझ। इनफाइनाइट जब x होगा तो मैग्नेटिक फील्ड विल टेंड टुवर्ड्स 0। लिख लिया बच्चों सबने? जी सर, ठीक, बैक स्लाइड कर दीजिए बस। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों इस पे जो सवाल बनेंगे वो कुछ इसी तरह से बनेंगे, सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड, है ना, कुछ और ज्यादा है नहीं। सर एक बार ग्राफ वाला दिखा दो। बिल्कुल बिल्कुल। किसी का रह गया भाई तो ये लिख लीजिए, फिर ग्राफ वाली स्लाइड लगाता हूं मैं। यस सर हो गया। थोड़ा सा सर हम ये समझ चाह रहे थे कि इसमें जो ग्राफ में आपने बताया r/2 के बाद जो कर्वेचर आपने चेंज करा है सर, तो सर इसमें ये क्या कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं हम? थोड़ा हम ये समझ चाह रहे थे कि ऐसे क्या बताना चाह रहे हैं ये। दो जैसे इसी तरह की दो कॉइल रख देते हैं तो यहाँ r/2 दूरी पे दो कॉइल रखते हैं तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने का एक तरीका है, ठीक है। बाकी आप बस इतना ध्यान रखिए कि r/2 पे कर्वेचर चेंज करता है। अब इसको सवाल किस तरह से पूछा जाएगा वो बस नहीं मुझे मतलब आइडिया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं इसको, है ना, मैथ की लैंग्वेज में। यहां से कर्वेचर चेंज होता है बस। और जैसे दो करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, उनको आप r/2 दूरी पे रख दीजिए तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, इसका फिजिकल इंपॉर्टेंस है। बाकी आप ऐसा एज इट इज ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू।
फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि अगर दो सेम करंट कैरिंग लूप है और उनको आप रख देंगे r/2 पे तो यूनिफॉर्म लगभग मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है बस। बाकी ग्राफ आप याद रख लीजिएगा, हाईएस्ट वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2r पे। लिख लिया बच्चों सबने यहां तक? डन यस सर। सर। यस सर, हो गया। ठीक है, एक सवाल करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चों ये जो सवाल लगा रहा हूं ये बहुत बार पूछा जाता है, आप लोग थोड़ा ध्यान से करिए सवाल। तो बच्चों आप इसको ना एल लेंथ का वायर मान लीजिएगा, एल लेंथ की वायर है, उसमें कुछ आई करंट सर फ्लो डी कर ऑप्शन रहा आ है। जाएगा सर, डी क्या? ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन, ऑप्शन डी। ओके, तो आप पहले एल लेंथ की वायर है, उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, फिर उसको हम लोगों ने पहले एक लूप बनाया, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी है, फिर सेम वायर को सेम करंट के साथ एन टर्न्स का एक कॉइल बनाया, उसके सेंटर पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी पूछा गया है। तो देखिए बच्चों सॉल्व करके आंसर बताइए। बच्चों सवाल में ना कॉइल के सेंटर पे पूछा है, तो हालांकि मैंने अभी आपको एक्सेस के लिए फॉर्मूला बताया, पर सेंटर के लिए जो म्यू नॉट आई बाई 2r पढ़ा था वही वैलिड रहेगा। तो सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, ओके, हमारा डी ऑप्शन आ रहा था। डी ऑप्शन, ओके, कोई बात नहीं बच्चों, ये मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड सा सवाल है। सर और डी वाला, लास्ट वाला, डी वाला, डी वाला। यस सर। ठीक बच्चों, स्टैंडर्ड सा सवाल है, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सीख लीजिए आप कैसे सॉल्व करना है इसको। तो बच्चों पहले बोला गया कि एल लेंथ की वायर है, ठीक है, और कुछ इसमें एल लेंथ है, करंट आई फ्लो कर रहा है मान लीजिए, फिर हम इसको एक लूप में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, एक लूप में ऐसा ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, और करंट की वैल्यू को नहीं चेंज करते, करंट आई, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है, हमें इसके रेडियस के बारे में जानकारी नहीं है, तो रेडियस कुछ आर मान लेते हैं, ठीक है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखेंगे आप, तो बच्चों लिखेंगे म्यू नॉट आई बाई 2r। आई होप इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चों, ये सही है ना, म्यू नॉट आई बाई 2r, ठीक है। अब चूंकि एल लेंथ की वायर से ही आपने ये लूप बनाया है, इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि एल बराबर होगा 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है, तो एल बराबर 2 पाई आर, तो आर की वैल्यू लिख सकते हैं आप एल अपॉन 2 पाई, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 2r, और आर की जगह बच्चों लिख सकते हैं आप एल अपॉन 2 पाई, ठीक है, तो एल और 2 पाई, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल है। फिर हमने क्या किया, सेम इसको ना एक कॉइल में कन्वर्ट कर दिया जिसमें n लूप है, ठीक है, n सेम रेडियस के लूप है, मतलब एक लूप ऐसा, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर ऐसा तीसरा, n लूप है, ठीक है, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमसे पूछा गया, मान लेते हैं b डैश, तो हम b डैश पता है, b डैश बराबर लिखेंगे n टाइम्स म्यू नॉट आई बाय 2 टाइम्स स्मॉल r। क्यों सर, रेडियस क्यों चेंज कर दिया आपने बच्चों, एक्सप्लेनेशन देंगे क्या कोई, रेडियस क्यों चेंज कर दी, पहले आपने कैपिटल आर लिखा फिर स्मॉल आर लिखा, सर वही सर, क्योंकि वायर सर की लेंथ तो सेम थी का ना, वायर है। सेम वायर की लेंथ लेंथ का तो वायर है, सेम। उसमें आप n लूप्स बनाएंगे, एक लूप बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है बड़े रेडियस का लूप बनेगा, फिर उसी से n लूप्स बनाएंगे तो छोटे रेडियस का बनेगा, लेकिन हाँ एक बात कंफर्म है कि यहां भी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि n इंटू 2 पाई स्मॉल आर बराबर हो जाएगा लेंथ के, ठीक है, तो यहां से आप स्मॉल आर की वैल्यू निकालेंगे, तो स्मॉल आर आ जाएगा l डिवाइड बाई 2 पाई n, तो मैं स्मॉल आर की वैल्यू रख देता हूं यहाँ पे b डैश n म्यू नॉट आई बाई 2 r, आर की जगह रखता हूँ एल अपॉन 2 पाई एन, एल अपॉन 2 पाई एन, तो बच्चों ये n और n कंबाइन कर दीजिए, n स्क्वायर म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई
डिवाइड बाय 2l। तो जो देखिए ओरिजिनल वाली मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है, म्यू नॉट आई 2 पाई डिवाइड बाय 2l। ठीक है, तो n स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड, तो n स्क्वायर b आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला। सर हमने इसे दूसरे मेथड से किया था सर, जैसे कैसे हमने किया? पहले इसको हाँ। सर पर 2 n इंटू 2 पाई स्मॉल r बराबर होता है 2 पाई कैपिटल R। इससे सर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R अपॉन n आ जाएगी, और फिर उसके बाद में जो I की सर, क्योंकि अब इसका जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनवर्सली रेजिस्टेंस के सर, चूंकि वायर की लेंथ कम हो गई तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी उसकी, उसमें करंट जो है वो n टाइम अब फ्लो करेगा, तो उससे n को n से मल्टीपल कर। रेजिस्टेंस पे बेटा फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट भी सेम रहेगी, रेजिस्टेंस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो फर्क आ रहा है ना वो रेडियस और नंबर ऑफ टर्न्स का फर्क आ रहा है। तो करंट को कुछ चेंज नहीं किया गया है, देखिए करंट सेम है, करंट नहीं चेंज किया गया है। ठीक है, और रेडियस भी नहीं चेंज होगा। देखिए लेंथ ऑफ द वायर चेंज नहीं हो रहा है, रेडियस नहीं चेंज होगा। इसमें भी जितना रेडियस है इसमें भी सेम रेडियस होगा। इसमें क्या होगा, करंट बार बार ऐसे घूम घूम के जाएगी, पर दूरी तो एल ही तय करेगी ना, तो लेंथ नहीं चेंज हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं चेंज हो रहा है। यस सर, यस। बस ये सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह के आपको कुछ मिल जाएंगे सवाल प्रैक्टिस के लिए, शायद शीट में होंगे या वर्कशीट में होंगे, तो आप कर लीजिएगा। अगली हेडिंग डाल लीजिए, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। समझ नहीं आया। क्या लिख रहे हैं क्या आप अभी? सर हाँ हाँ, सर अभी कर रहे हैं ऐसे से। ये जनरल फॉर्मूला भी तो हो सकता है, अगर जहाँ पे एल कांस्टेंट होता है उसको किसी लूप को बार बार अगर घुमाया जाए तो एन स्क्वायर बी, तो उसमें आ जाएगा कितने टाइम्स अगर किया जाए तो। हाँ मतलब अगर डायरेक्ट आप, ये तो चलिए हो गया, आप डायरेक्ट याद रखना चाहें कि अगर एक लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो उसी लूप के वायर से अगर एन टर्न का एक कॉइल बना दिया जाए तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड एन स्क्वायर बी डायरेक्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस हाँ ध्यान रखना है कि उसी जितनी लेंथ का लूप था सेम वायर होना चाहिए सर। हाँ सेम वायर होना चाहिए सर, सेम लेंथ का वायर होना चाहिए, बिल्कुल। यस सर। और सेम लेंथ के वायर के साथ साथ ऐसा ना हो कि सेम लेंथ के वायर से वो बना दे, सेम लेंथ के वायर से बना दिया स्क्वायर या कुछ और ट्रायंगल, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन कॉइल से कॉइल बना रहे हैं एन टर्न का, तो एन स्क्वायर भी तो थोड़ा लिखना है सर अभी, लिखे। अच्छा अगली हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, एम्पियर सर्किटल लॉ। हाँ सर मैं ये पूछ रही थी, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ना डीपीपी में वो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वगैरह के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो छोड़ आरसी दे। सर्किट डीसी वाले ना, यस सर। मत करिए सॉल्व, मत करिए, उसको छोड़ दीजिए। ओके सर। आइए बच्चों, एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ते हैं और उसके बाद उसके कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत सिमिलर है, एक पहले भी आप एक इसी तरह का लॉ पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा सा आपको एक इस लॉ का बताता हूं। तो जो एम्पियर सर्किटल लॉ लिखा जाता है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डीएल वेक्टर इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। ठीक है, ये एम्पियर सर्किटल लॉ है, क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। तो ऐसा कौन सा लॉ पढ़ा था बच्चों जो बहुत सिमिलर है, इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था? गॉस लॉ सर, गॉस लॉ है ना, गॉस लॉ इंटीग्रल बी डॉट डीएल है, तो वहां था ई डॉट डीए इट इज इक्वल टू डीए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा था। ठीक है, वहां पे लेकिन बच्चों ये जो टर्म था ना ई डॉट डीए, इसको हम लोग बोल रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन बी डॉट डीएल के लिए कोई भी ऐसा टर्म असाइन नहीं है। ठीक है, तो ये क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल है, तो बी और डीएल का प्रोडक्ट लिया जा रहा है क्लोज लूप में, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल लगाया गया है। ठीक है,
अब बच्चों इसमें जैसे हम लोग गॉस लॉ में पढ़े थे सेम एग्जैक्टली वैसा ही है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 वायर हैं, एक में करंट ऊपर जा रहा है मान लेते हैं I1, और एक में करंट नीचे जा रहा है मान लेते हैं I2, और एक यहाँ पे करंट इस तरह से कुछ I3, ठीक है। और मैंने एक लूप कंसिडर किया, उस लूप में एनक्लोज्ड करंट I1 और I2 है, ठीक है। और ठीक है, इस पूरे लूप के लिए मैं लिखना चाह रहा हूं B.dl। तो इस पूरे लूप के लिए जो क्लोज इंटीग्रल B.dl की वैल्यू है, उसमें जब म्यू नॉट लिखेंगे तो I एनक्लोज्ड में I1 और I2 आएगा, I3 नहीं आएगा, क्योंकि ये इस लूप के बाहर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जब भी आप एम्पियर्स लूप लॉ लगाएंगे, सॉरी सर्किटल लॉ लगाएंगे या लूप लॉ लगाएंगे, तो इसमें जो लूप होगा इसकी डायरेक्शन भी आपको ही डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लूप डिसाइड करेंगे और लूप की डायरेक्शन भी डिसाइड करेंगे, दोनों चीज आपको करना है। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लूप डिसाइड कर लिया, तो लूप की डायरेक्शन भी डिसाइड करेंगे, तो दो ही प्रोबेबिलिटी है, या तो आप क्लॉकवाइज डिसाइड करेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए मैं क्लॉकवाइज डिसाइड करता हूं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मैं इसके लिए, इस वाले लूप के लिए लूप लॉ लिखूंगा, क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। अब जैसे मैंने क्लोज लूप डिसाइड किया है, तो क्लोज लूप है तो मेरे जो इनसाइड जाती हुई करंट है मैं उसको पॉजिटिव लूंगा, तो मैं आई एनक्लोज की वैल्यू लिखूंगा I2 प्लस का क्योंकि अंदर जा रहा है, और I1 माइनस का क्योंकि बाहर आ रहा है, तो I1 माइनस I2 माइनस I1, ठीक है। तो क्लोज इंटीग्रल B.dl बराबर म्यू नॉट टाइम्स I2 माइनस I1। अगर किसी ने लूप को क्लॉकवाइज ना लेकर एंटी क्लॉकवाइज ले लिया है, ठीक है, ऐसा पूरा लूप है, ठीक है, और इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लेता है, लूप इस तरह से कुछ ले लेता है, तो जो बंदा एंटी क्लॉकवाइज डिसाइड करेगा लूप की डायरेक्शन, उसके हिसाब से I1 पॉजिटिव होगा और I2 नेगेटिव होगा। तो जो क्लॉकवाइज डिसाइड करेगा वो लूप लॉ लिखेगा, क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट टाइम्स I1 माइनस I2, ठीक है। तो जब हम लूप डिसाइड करेंगे तो लूप के साथ हमें डायरेक्शन भी डिसाइड करना होगा। अच्छा, एक चीज और, आप जब गॉस लॉ लगाते थे, गॉसियन सरफेस डिसाइड करते थे, लूप लॉ लगाते समय आप लूप डिसाइड कर रहे हैं। लूप का क्या मतलब होता है? लूप जैसे थ्रेड है ना, 2D सरफेस नहीं है, ये लाइन है, ठीक है। ये लूप एकदम थ्रेड की तरह है, ठीक है। तो ये लूप 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल नहीं है, लूप है, ठीक है। एक चीज और समझिए, इसमें जो बच्चों हम लोग बी लिख रहे हैं ना, ठीक है, बी लिख रहे हैं, जैसे मैं हर एक पॉइंट के लिए बी डॉट डीएल का क्या मतलब है, जैसे जितने भी पॉइंट्स हैं इस पॉइंट के लिए बी डॉट डीएल है ना, इस पॉइंट में कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी है और ये लेंथ डीएल है ना, इस पॉइंट के लिए बी डॉट डीएल, इस पॉइंट के लिए बी डॉट डीएल, इस पॉइंट के लिए बी डॉट डीएल, हर एक पॉइंट के लिए बी डॉट डीएल लिख रहा हूं और उसको जोड़ रहा हूं, तभी ये मुझे मिल रहा है, हर पॉइंट के लिए बी डॉट डीएल और उसको जोड़ दे रहा हूं। तो यहाँ पे जो बी लिखते हैं ना हर पॉइंट पे, ये बी है नेट मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड। इसका क्या मतलब हुआ सर नेट मैग्नेटिक फील्ड का? नेट मैग्नेटिक फील्ड मतलब बिकॉज ऑफ ऑल वायर्स प्रेजेंट इन सराउंडिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल अंदर लूप के अंदर ये दोनों वायर हैं तो मैग्नेटिक फील्ड केवल इन दोनों वायर की वजह से, ऐसा नहीं है। जब हम बी डॉट डीएल लिखते हैं तो उसमें बी का मतलब है नेट मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ ऑल द वायर्स I1, I2 एंड I3, ठीक है। तो बच्चों आप ये लिख लीजिए, फिर मैं उसके कुछ एप्लीकेशंस आपको बताता हूं। लूप लॉ लगाते समय लूप और लूप की डायरेक्शन दोनों डिसाइड करना होगा। बच्चों एक गिवन लूप है, उसके अंदर कुछ इस तरह से करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। डॉट का मतलब आपकी तरफ और क्रॉस का मतलब इनटू द प्लेन। तो आपको बताना है क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू।
म्यू नॉट 5 आ रहा है, ओके 5 म्यू नॉट। 5 म्यू नॉट +5 म्यू नॉट या -5 म्यू नॉट? +5 प्लस 5 म्यू नॉट म्यू नॉट सर, प्लस 5 एंटी म्यू नॉट क्लॉकवाइज के लिए सर। सर -5 म्यू नॉट आ रहा है। सर, प्लस 5 म्यू नॉट आ रहा है सर, हमारा +5 म्यू नॉट आ रहा है। +5 म्यू नॉट आ रहा है, ओके। बच्चों जैसे मैंने लूप की डायरेक्शन आपको बता दी ऑलरेडी, है ना, तो आप वो नहीं चेंज कर सकते। अब मुझे बताइए गिवन लूप के डायरेक्शन के लिए आप कौन से डायरेक्शन ऑफ करंट को पॉजिटिव लेंगे, कौन से डायरेक्शन ऑफ करंट को नेगेटिव लेंगे? सर आउटवर्ड सर वाले को पॉजिटिव डाउनवर्ड लेंगे। वाले को लेंगे पॉजिटिव। यस सर, सर माइनस आना आउटवर्ड चाहिए, वाले को पॉजिटिव। इनवर्ड वाले सर माइनस आना चाहिए। सर देखिए माइनस बच्चों म्यू नॉट आई डायरेक्शन नहीं एनक्लोज्ड। देखी थी। अब ध्यान से देखिए, लूप चूंकि क्लॉकवाइज है तो हम फिंगर्स को सर क्लॉकवाइज, इनवर्ड वाले को पॉजिटिव लेंगे। इनवर्ड को पॉजिटिव लेंगे, तो 2 एम्पियर बच्चों पॉजिटिव हो जाएगा और 7 एम्पियर नेगेटिव हो जाएगा। तो जो आंसर निकल के आएगा -5 म्यू नॉट आएगा। -5 म्यू नॉट। सर अब जो इसका एक एप्लीकेशन करते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि एम्पियर सर्किटल लॉ एग्जैक्टली क्या कह रहा है। एक तो इसका आपको सीधा सीधा फॉर्म पता होना चाहिए, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। लूप आपको डिसाइड करना पड़ेगा, डायरेक्शन आप डिसाइड करेंगे। लूप और डायरेक्शन डिसाइड होने के बाद आप राइट हैंड साइड लिख पाएंगे, ठीक है, आई एनक्लोज्ड क्या है। बी को याद रखिएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ ऑल द वायर्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। एनक्लोज्ड वायर और बाहर वाली वायर, तीनों के जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो बी लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेंज कर रहा हूं बच्चों स्लाइड। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर को प्रूव करेंगे यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये एक तरह से बच्चों आप इसको सम की तरह ही ट्रीट करिए, है ना, प्रॉब्लम की तरह ही। -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक एक करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स से पाई एम्पियर, और यहां से कुछ r दूरी पे पॉइंट P है, ठीक है, स्मॉल r दूरी पे, और इस स्मॉल r दूरी पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, स्मॉल r दूरी पे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, जैसा हम लोग गॉस लॉ में करते थे, सबसे पहला स्टेप आपको एम्पियर्स लूप डिसाइड करना है, ठीक है, लूप डिसाइड करना है। तो लूप डिसाइड करते समय आपको लूप उसी डायरेक्शन में लेना है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट हो। जैसे कि ये अगर करंट कैरिंग वायर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से दिखेंगी, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगी और कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा आप लोग मदद करिए इसका डायरेक्शन डिसाइड करने में। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह सर्कुलर होंगी, तो बताइए पॉइंट पी से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन जा रही होंगी या आउट ऑफ द प्लेन आ रही होंगी? पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द इनटू द प्लेन होगा सर, इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन। थंब रखिए बच्चों करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स को कर्ल करिए, तो पॉइंट पी पे फिंगर्स इनटू द प्लेन पॉइंट कर रहे हैं, मतलब ये जो फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी कि पॉइंट पी पे इनटू द प्लेन जाएंगी और इधर से बाहर आएंगी, है ना, फिर इस तरह से ये कुछ फील्ड लाइन होंगी, ठीक है। तो जब आप लूप डिसाइड करिए, तो लूप को डिसाइड करते वक्त आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में ही डिसाइड करिए। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वैसे ही लूप डिसाइड कर लीजिए। सर उससे फायदा क्या होगा, मैं अभी समझाता हूं क्या फायदा होगा। तो जब आप लूप डिसाइड करेंगे, तो लूप मैं एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में ही ऐसे ही डिसाइड कर दूंगा, ठीक है, ये मेरा लूप हो गया, ठीक है ना, जिस तरह से फील्ड लाइंस है एग्जैक्टली वैसे ही, ठीक है, आप लूप डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। पॉइंट पी से ही पास होना चाहिए लूप, ठीक है, तो पॉइंट पी से ही लूप को पास होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आपने लूप डिसाइड कर लिया। अब मैं लूप का डायरेक्शन मुझे डिसाइड करना है, तो लूप का डायरेक्शन आप इस तरह से डिसाइड करिए कि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ लूप ओवरलैप करेगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में ही आप लूप को कंसीडर कर लीजिए। तो लूप की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में ही कंसीडर कर लूंगा। अब आप एम्पियर्स लूप लॉ लिखिए, तो क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। अब लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करिए, तो क्लोज इंटीग्रल मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ डीएल इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों बच्चों, कॉस थीटा क्यों लिख दिया अचानक से, क्या हो गया ये कैसे आ गया? डॉट प्रोडक्ट है, ये इसलिए। डॉट प्रोडक्ट है ना, ये भी एक वेक्टर Yes, sir. क्वांटिटी, ये भी वेक्टर है, दोनों के डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए कॉस थीटा, ठीक है।
अब चूंकि ये पॉइंट हो या आप लूप का कोई भी पॉइंट लीजिए, पॉइंट पी लीजिए या लूप का ये वाला पॉइंट लीजिए, पॉइंट क्यू लीजिए, पॉइंट आर लीजिए, चूंकि हर एक पॉइंट वायर से बराबर दूरी पे है ना, सर्कुलर वायर है, कुछ इस तरह से लूप आपने कंसीडर किया, बीच में वायर है, तो हर एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है वायर से, इस वजह से हर पॉइंट पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगी। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगी हर पॉइंट से, तो बाहर निकाल दीजिए मॉड बी को, क्लोज इंटीग्रल डीएल, अच्छा थीटा। इसीलिए बच्चों इस थीटा की वजह से हम लोगों ने लूप का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम लिया है, ताकि इन दोनों के बीच का वेक्टर जो है एंगल हमेशा जीरो रहे, क्योंकि लूप का डायरेक्शन और बी वेक्टर हमेशा साथ में ही है, ठीक है। तो अगर आप ऊपर से देखेंगे तो जैसे ऐसा लूप है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी सेम ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, लूप ऐसे हैं, तो किसी भी मोमेंट में वेक्टर बी और वेक्टर एल के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो ये cos 0 हो जाएगा, बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड, ठीक है। तो मॉड बी एज इट इज, cos 0 की वैल्यू 1, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, यानी लूप लेंथ जोड़ेंगे, है ना, आर रेडियस का लूप है, तो उसका जो लेंथ आ जाएगा वो 2 पाई आर आ जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड, ठीक है। तो बी बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाने के लिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई बाय आर, ठीक है। तो यही हम लोगों ने निकाला था बायो-सेवर्ट लॉ से, यही एम्पियर्स लूप लॉ से। नोट कर लीजिए बच्चों, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर हाँ बोलिए। वो जो पिछला वाला क्वेश्चन था सर, हाँ हाँ उसमें हम लोग 7 या -2 क्यों नहीं किए थे? ओके, मैं बताता हूँ। मैंने आपसे पूछा था क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। तो देखिए लूप जी सर। ऑलरेडी आपको सवाल में बताया गया, लूप का डायरेक्शन बता दिया गया है ना, लूप का डायरेक्शन सेलेक्ट करने के लिए आपके पास चॉइस नहीं छोड़ी गई है, लूप का डायरेक्शन बता दिया गया है। तो लूप का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो मुझे फिंगर्स को क्लॉकवाइज कर्ल करना पड़ेगा, तो थंब मेरा Yes, इनटू sir. द प्लेन पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब जो भी करंट प्लेन के अंदर जा रही होगी उसको पॉजिटिव लेंगे, तो म्यू नॉट, और जो भी प्लेन के अंदर जा रही है उसको पॉजिटिव लेंगे यानी +2, और जो प्लेन के अंदर जा रही है उसको पॉजिटिव लिए हैं, तो बाहर आने वाले को नेगेटिव लेंगे, तो फिर -7 लिखना पड़ेगा। सर अगर उसी को हम लोग, अगर हम अंदर बाहर वाले को प्लस ले लेते हैं, अंदर वाले को माइनस, तो 5 में नोट हो जाएगा ना? हाँ लेकिन तो सर वो हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए ऑप्शन दे दिया तो क्वेश्चन हाँ, में, तो अगर मान लीजिए माइनस, तो आपको अगर सवाल दिया इस तरह से और आपसे पास 2 ऑप्शन दे दिए, मान लीजिए एक +5 म्यू नॉट है, एक -5 म्यू नॉट है, अगर सवाल में ये डायरेक्शन दिया तो आप -5 म्यू नॉट पिक करके आएंगे, ठीक है। अगर ठीक है सर। हाँ सवाल में अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया है, एंटी क्लॉकवाइज दे दिया, तो आप फिर प्लस करके आएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं आप? यस सर, यस सर। अब इससे आप ये मत देखिए, अब ये कंफ्यूज मत हो जाइए कि क्लॉकवाइज है तो हमेशा प्लस ही आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, क्लॉकवाइज है Yes, तो sir. हमेशा प्लस ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, वो फिर आपको करंट का वैल्यू देखना पड़ेगा ना। यस सर। हम्म, तो डायरेक्शन डिसाइड करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हो जाएगा। हाँ बच्चों लिख लिए हैं क्या ये? जी सर, हो गया। ठीक, यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2-4 एप्लीकेशन करेंगे बच्चों इसके। अब दूसरा केस है, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर का हम लोगों ने प्रैक्टिस कर रखे हैं सवाल इस पे, ठीक है। एक दूसरा केस है, देखिए थोड़ा सा, हॉलो पाइप है, हॉलो पाइप है, हॉलो पाइप है, तो बच्चों की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इनफाइनाइट हॉलो पाइप है, ठीक है, और चूंकि हॉलो है तो इसके केवल सेंटर पे, मतलब सरफेस पे ही करंट है, वॉल्यूम कुछ नहीं है, तो करंट भी वॉल्यूम में नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप मान लीजिए पाइप है, और ऊपर भी इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, और नीचे -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक ये पूरा ऐसा जा रहा है, ठीक है। और सरफेस से जो टोटल करंट फ्लो कर रही है ना, ऐसा सरफेस है, और ऊपर की जगह जो सरफेस से करंट फ्लो कर रही है वो आई है
है ना। तो पूरे सरफेस पे करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम में करंट नहीं है, सरफेस पे करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है और करंट आई ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इनर रेडियस और आउटर रेडियस कंसिडर कर लेते हैं। इनर रेडियस को स्मॉल आर लेते हैं, आउटर रेडियस को, ठीक है, इनर रेडियस स्मॉल आर है, और मान लीजिए हम 2 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। या मैं रेडियस ले लेता हूँ कैपिटल आर, ठीक है, रेडियस है कैपिटल आर, और 2 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। एक पॉइंट पी जो कि बाहर है, डिस्टेंस आर, और एक दूसरा पॉइंट है क्यू मान लेते हैं जो कि अंदर है, और ठीक है, डिस्टेंस आर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये जो बाहर वाला पॉइंट पी है, इसका जो डेरिवेशन होगा एग्जैक्टली डिट्टो सेम, स्टेप बाय स्टेप सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना है, बिल्कुल एज इट इज, है ना। फिर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं। मान लेते हैं इसमें जो करंट फ्लो कर रही है आई, वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो आप पहले लूप डिसाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। लूप का डायरेक्शन आप डिसाइड करेंगे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे लूप मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पॉइंट पी से एंटर कर रही होंगी, ठीक है। तो पॉइंट पी से एंटर कर रही हैं, और यहां मान लीजिए दूसरे पॉइंट से बाहर आ रही है, तो डायरेक्शन ऑफ लूप भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरह ही डिसाइड होगा। तो पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई बाई आर। जैसे इनफाइनाइट वायर के लिए आता था, वैसे ही इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर के लिए भी करंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी। पॉइंट क्यू के लिए बच्चों अगर आप लोग मदद कर दें, क्या लगता है सर, आपको? जीरो होना चाहिए सर, जीरो होना चाहिए, बिल्कुल जीरो ही आएगी बच्चों पॉइंट क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड। करंट क्लोज जीरो है ना, जीरो आएगी सर। हाँ, आई एनक्लोज्ड जीरो है, ठीक है, आई इंक्लूड जीरो, बिल्कुल। और लूप का लेंथ बच्चों जीरो नहीं है, क्योंकि लूप हम अज्यूम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेंथ होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को जीरो होना पड़ेगा। तो अगर इनफाइनाइट लेंथ का हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर है जिसके सरफेस पे करंट आई प्रेजेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू विद इन लूप, विद इन सिलेंडर जीरो होगा, और आउटसाइड जैसे इनफाइनाइट वायर के लिए होता था बिल्कुल वैसा ही होगा। ऐसा ग्राफ बच्चों हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ याद आ रहा हो कि किसके किसके बीच में पढ़ा था? सर होलोस्फीयर था सर, हॉलोस्फीयर का पढ़ा था सर। हॉलोस्फीयर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वर्सेस आर का। यस सर, उसमें पढ़ा था सर, ग्रेविटेशन में पढ़ा था। और किसमें पढ़ा था? ग्रेविटेशन सर, कंडक्टिंग स्फीयर में सर, कंडक्टिंग स्फीयर में भी हो सकता है, बिल्कुल कंडक्टिंग स्फीयर में भी हो जाएगा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वर्सेस आर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये आसान था बच्चों। अब इसके बाद सॉलिड पाइप का करना है। बच्चों रेडी है क्या सॉलिड पाइप के लिए? यस सर, यस सर। ठीक, आइए। तो सॉलिड पाइप में क्या है? हाँ बोलिए बोलिए, किसी कुछ पूछे? सॉलिड पाइप में क्या होगा बच्चों? करंट थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, और हम बाहर निकालना चाहेंगे मैग्नेटिक फील्ड, और वायर को सॉलिड सिलेंडर के अंदर निकालना चाहेंगे। आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो जो अगला केस है थोड़ा सा देख लीजिए आप, 1 मिनट। तो ये भी इनफाइनाइट पाइप की है, सॉलिड है। सॉलिड है मतलब करंट थ्रू आउट वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक पाइप है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पाइप है, ठीक है, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक पाइप है, और करंट थ्रू आउट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो अगर मैं टॉप व्यू देखता हूं ना, इस सिलेंडर का टॉप व्यू देखेंगे तो ऐसा दिखेगा सर्कुलर, और मान लेते हैं इसकी रेडियस आर है, ठीक है, आर रेडियस का ऐसा सर्कुलर पाइप है, और करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मान लेते हैं बच्चों करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, मान लेते हैं करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप ऊपर से देख रहे हैं टॉप व्यू, तो आपको करंट कुछ इस तरह से आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा, ठीक है, करंट कुछ इस तरह से आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा, और ये थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है करंट आई, ठीक है। अब जो इसमें हम लोग करंट डेंसिटी डिफाइन करते हैं, तो करंट डेंसिटी अगर हम लोग डिफाइन करेंगे, तो करंट डेंसिटी बच्चों याद है क्या? करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन करते थे? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर करंट डेंसिटी?
आई अपॉन ए आई बाई ए अपॉन ए आई बाई ए आई बाई आई ए। अपॉन ए यस आई सर अपॉन ए हो बिल्कुल जाएगा और सर। बच्चों ये स्केलर होती थी वैसे क्वांटिटी, क्या लगता है आपको? वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी क्वांटिटी है सर, वेक्टर क्वांटिटी सर। आई इक्वल टू जे quantity है। cos थीटा होता है सर। जे और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई रिलेशन होता है क्या बच्चों? करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक सिग्मा सिग्मा इनटू जी Sigma is- सिग्मा जी जे सिग्मा बराबर इनटू जे सिग्मा होता है। ई, है ना? यस सर, sir. सिग्मा ई। ठीक, तो ये करंट डेंसिटी डिफाइन है, करंट पर यूनिट एरिया। तो जितना करंट है डिवाइडेड बाय इसका टोटल एरिया, ये यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी, और ये ऊपर आ रहा है। अब हमें जो एक्सिस है, ठीक है, सिलेंडर का जो एक्सिस है, यहां से आर दूरी पे एक कोई पॉइंट है, स्मॉल आर दूरी पे कोई पॉइंट पी है, तो एक्सिस से स्मॉल आर की दूरी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चों देखिए, ये जो सिचुएशन है एग्जैक्टली सेम है इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर से, कुछ भी चेंज नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें लिखना भी चाहेंगे ना, तो सबसे पहले आप लूप कंसीडर करेंगे, है ना? तो हम लोग एक लूप कंसीडर करते हैं कुछ इस तरह से। अब ये जो लूप है, ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग लूप कंसीडर करते हैं। अब इस लूप का रेडियस r है और इस लूप से पास होती हुई करंट लिखेंगे, तो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट डिस्कशन वैसे ही आएगा। बस जब म्यू नॉट लिखेंगे आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i बाई आर, ठीक है? तो ये r होगा स्मॉल r, और करंट की जगह बच्चों आप लिखेंगे j इंटू, कोई मदद करना चाहेगा बच्चों? करंट की जगह क्या लिखेंगे? j इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर। बच्चों Yes, स्मॉल sir. r स्क्वायर क्यों नहीं लिखेंगे, मतलब कैपिटल R स्क्वायर क्यों लिखेंगे? सर क्योंकि टोटल उसका सर इसलिए सिलेंडर का जो रेडियस है सिलेंडर के अंदर तक होगा ना सर एरिया, तो बिल्कुल सर डेंसिटी सिलेंडर के अंदर तक ही नापी जाएगी। बिल्कुल, म्यू नॉट जे आर स्क्वायर बाई 2r बच्चों, ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। अच्छा, इसमें पाई आर स्क्वायर अंदर तक, क्योंकि देखिए बच्चों करंट यहीं तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम मैग्नेटिक फील्ड यहां तक निकाल रहे हैं, तो जब आई एनक्लोज लिखेंगे तो बच्चों जितना करंट इससे पास हो रहा है केवल वही लिखेंगे, है ना? जैसे मैं एक थोड़ा सा आपको और लिख देता हूं एक लाइन, तो जब आप लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड, तो देखिए आई एनक्लोज्ड में आपका लूप भले ही इतना बड़ा है, पर इस पूरे लूप से करंट नहीं पास हो रही, करंट तो केवल इतने वाले एरिया से ही पास हो रही है। तो इतने वाले में करंट कितना होगा? इसमें करंट होगा जो भी करंट डेंसिटी होगी इंटू पाई आर स्क्वायर कर देंगे। मेरी बात समझ में आई बच्चों आप सबको, है ना? यस तो सर इस यस। करंट की वैल्यू है, और जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो म्यू नॉट जे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r आएगी, ठीक है? ये तो बच्चों ठीक है, आसान था। अब इसका अगला केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, अगर आप लिख रहे हैं तो थोड़ी देर रुक जाइए, बोर्ड पे देखिए। अब बच्चों अंदर एक पॉइंट ले रहे हैं हम लोग, और उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है? तो स्मॉल r दूरी पे एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, स्मॉल r दूरी पे, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो बिल्कुल प्रोसेस सेम रहेगा, सबसे पहले लूप कंसीडर करेंगे। लूप कुछ इस तरह से कंसीडर किया जाएगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ लूप एग्जैक्टली मैचेस, ठीक है? तो मैं लूप का डायरेक्शन कुछ ऐसे, क्योंकि करंट ऊपर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, तो लूप को भी मैं ऐसे ही डिसाइड करूंगा। तो लूप इस तरह से डिसाइडेड है कि इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं और इस पॉइंट से बाहर आ रही हैं, ठीक है? तो कुछ इस तरह से लूप डिसाइडेड है, ठीक है? अब आइए लूप लॉ लगाएंगे। तो लूप लॉ कहता है क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डीएल, जो आप लोग को आंसर देना है सब कुछ, ठीक है? मैं नहीं बताऊंगा। क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड, तो क्लोज्ड इंटीग्रल मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ डीएल और cos 0 की वैल्यू 1 बराबर म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। अब बच्चों देखिए, जो पॉइंट जितनी दूरी इस पॉइंट की है एक्सिस से, लूप के सारे ही पॉइंट एक्सिस से बराबर दूरी पे हैं, तो मॉड ऑफ बी हर एक के लिए बराबर होगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको बाहर ले आइए, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गया, क्लोज बचेगा इंटीग्रल डीएल और बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। ये बच्चों मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी मदद करें भाई, आई एनक्लोज्ड की वैल्यू कितना रखेंगे, इसमें कितना करंट का वैल्यू होगा? बोलिए बोलिए सर जे इंटू टू तो जे इंटू पाई R स्मॉल by आर 2 स्क्वायर, सर जे इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर जे इंटू ओके अपॉन 2 जे पाई इंटू, कैपिटल। बच्चों ये सही रहेगा क्या, जे इंटू पाई आर स्क्वायर, या इसमें कुछ गड़बड़ है? नो आप सर, कुछ नो improve सर। करना, हाँ बोलिए क्या रखना चाहिए इसमें आई एनक्लोज की जगह? सर अपॉन में पाई सर कैपिटल वो आर स्क्वायर। कैपिटल आर रहेगा ना सर? अपॉन में क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। जे इंटू पाई आर स्क्वायर, और फिर क्या बोल रहे हैं? सर वो जो स्मॉल आर नहीं रहेगा सर, कैपिटल आर रहेगा ना सर, क्योंकि जे इज इक्वल टू small r सर डिवाइड capital करेंगे R। सर कैपिटल पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ना सर इसको। इसको Yes, sir, कैपिटल ये पाई आर whole स्क्वायर से को। डिवाइड करेंगे, यस सर। ओके। बच्चों और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा, कुछ बताना चाहेगा? बच्चों ये सही है, जे इंटू पाई आर स्क्वायर ये सही है,
इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये एकदम करेक्ट। पर सर कैसे सही हो गया? आई एनक्लोज का मतलब जो करंट, हाँ तो आई एनक्लोज का मतलब लूप से जो करंट पास कर रही हो। तो जैसे आप लूप कंसीडर करेंगे ना, तो आर रेडियस का लूप बच्चों ये है, आर रेडियस का लूप, ठीक है, ये आर रेडियस का लूप है ना, ये आर रेडियस का लूप है, ये आर रेडियस का लूप है। अब इससे जितनी करंट पास होके ऊपर आ रही होगी वही वहां पे लिखा जाएगा। तो हमें पता है जे होता है करंट पर यूनिट एरिया, जे हो गया करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया से इतने एरिया, क्योंकि ये जे आपको क्या बताता है, ये जे बताता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितनी करंट बाहर आ रही है। तो अगर जे इंटू इतना एरिया कर देंगे, जे इंटू पाई, तो हमें आ जाएगी कि इस वाले एरिया से कितना करंट बाहर आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों आप? देखिए कुछ और चल रहा हो दिमाग में तो पूछिए बिल्कुल। और डीएल की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2 पाई स्मॉल आर बराबर म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, बी बराबर आ जाएगा म्यू नॉट जे बाई 2 टाइम्स आर। ठीक है, अब मुझे देखिए कुछ भी आपको लग रहा हो नहीं सर ये नहीं होना चाहिए या इसके अलावा ये वैल्यू हो सकती है, आपकी जिम्मेदारी है भाई पूछना। आपको कुछ और लग रहा है कि नहीं सर हम इससे सहमत नहीं है, ये कैसे हो गया, बिल्कुल पूछिए बेझिझक, है ना, कोई इसमें ये नहीं है कि ये कैसे है। जो एग्जैक्टली ऐसा ग्राफ भी देखा था हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स में, बिल्कुल सेम ऐसा ग्राफ था, कुछ भी अंतर नहीं था। याद आ रहा है बच्चों अगर कोई बताना चाहे? Solid Yes, sphere sir. की तरह, नॉन solid sphere के लिए। कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, बिल्कुल। Yes sir, Yes, sir. solid sphere के लिए सर। Electric field with respect to distance. और ये बच्चों आंसर आ जाएगा म्यू नॉट जे आर बाई 2। तो टॉप मोस्ट मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट जे आर बाई 2 और वो आपको जस्ट आउटसाइड द सरफेस। सर बोलिए बोलिए। ये पहले वाला जो बी है ये कैसे किया आपने? ये वाला यस या सर, ये ये वाला? 2/r कैसे आया? ओके देखिए, तो ये एक चीज समझिए, जैसे पॉइंट पी बाहर है ना, तो ये इनफाइनाइट वायर की तरह ही होगा, ठीक है, इनफाइनाइट वायर की तरह होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर की वजह से आप लिखते हैं, तो आप कैसे लिखते हैं? आप लिखते हैं बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ गया सर, आ गया। 2i बाई आर, है ना। तो आई की जगह जे इंटू पाई आर स्क्वायर रख देंगे, पूरी करंट आ जाएगी ना इनक्लोज लूप के अंदर, तो पूरी ओके करंट लिख सर। देंगे। और जब अंदर है तो करंट का एक फ्रैक्शन आएगा, तो जे इंटू पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। बच्चों सवाल लगा दूं कुछ? रेडी हो अगर आप लोग? सर 1 मिनट। लिखिए। तो देखिए डेरिवेशन हालांकि आपको समझ में आना चाहिए, पर रिजल्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। रिजल्ट्स आप याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डन सर। बदल दो बच्चों स्लाइड? रेडी हैं सब? सवाल करेंगे बच्चों, है ना। यस सर। जितने Yes, भी sir, done. रिजल्ट्स मैंने पढ़ाए हैं आपको,
सॉलिड पाइप, हॉलो पाइप, इनफाइनाइट वायर। अब तीनों पे बेस्ड सवाल रहेंगे, तो एक एक करके देखते हैं कुछ सवाल। ये देखिए, बच्चों कितना आ रहा है आप लोगों का? एक मिनट बस। मैंने किया बच्चों सॉल्व। आप लोग का अगर कुछ और आ रहा हो तो फिर मैच करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है? मेरा देखिए 2:1 आ रहा है। सर हम्म, सर ये R बराबर R/2 वाले में नीचे 2 भी तो आएगा, न्यू नॉट I अपॉन न्यू नॉट J R/2। बिल्कुल 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 2 आएगा, 100% 2 आएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा 1:1 आ रहा है 1:1 ही आ जाएगा। यस सर, यस सर यही आ रहा था। 1:1 आ रहा है, यस सर। ठीक है। चलिए बच्चों, मैं फिर से एक बार सॉल्व करता हूँ ना, फिर से समझाता हूँ। देखिए, जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है ना, म्यू नॉट J R/2, ठीक है? और जो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, जो बाहर के लिए हम लोगों ने निकाली थी, आउटसाइड के लिए, वो म्यू नॉट J R² डिवाइडेड बाई 2R, ठीक है? तो आउटसाइड के लिए निकाली थी, इनसाइड के लिए निकाली थी। अब एक्सिस से ये जो स्मॉल आर है, दोनों एक्सिस से दूरी है। कई बार वो जो आपको ना सरफेस से भी दूरियां देगा, तो आप उसको एक्सिस से फिर कन्वर्ट करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर आप स्मॉल आर की वैल्यू रख देंगे म्यू नॉट जे, और स्मॉल आर की वैल्यू रख दीजिए R/2 पहले वाले के लिए, और दूसरे के लिए रखेंगे म्यू नॉट J R², न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा, और डिवाइड बाई 2 टाइम्स स्मॉल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू बच्चों 2R दे रखी है एक्सिस से दूरी, तो मिलके बन जाएगा 4R। तो म्यू नॉट J R कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट J R कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल। ये भी बच्चों देखिए आपका 1/4 है, ये भी 1/4 है। जब रेशियो लेंगे तो 1:1 आ जाएगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। बच्चों बदल रहा हूं स्लाइड, ठीक है? आइए, क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट वन, यस सर, फर्स्ट क्वेश्चन 10 upon 3 ओके म्यू टी। ओके।
सर सेकंड ऑप्शन आ रहा है। सेकंड आ रहा है, ओके। बच्चों बाकी लोग भी बताइए थोड़ा सा, आप लोग भी। फर्स्ट सेकंड कौन सा आ रहा है, थर्ड, जो भी है, करिए सारे लोग सॉल्व। बच्चों बाकी लोगों के आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? क्या दिक्कत आ रही है? पूछिए पूछिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ समझ में नहीं आया हो, लेकिन पूछना पड़ेगा बच्चों, है ना, तभी थोड़ा मदद कर पाऊंगा मैं। आप पूछेंगे नहीं तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। देखिए सवाल में कह रहा है कि जो एक्सिस से 2r डिस्टेंस दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड है वो 5 म्यूटी है। तो एक्चुअली जो एक्सिस से 2r डिस्टेंस की दूरी पे होगा, जाहिर सी बात है कि वो सिलेंडर के बाहर होगा। तो आप बी आउटसाइड लगा दीजिए, यानी जब r की वैल्यू 2r है तो आउटसाइड वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, म्यू नॉट जे आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। जब स्मॉल आर की वैल्यू आप 2r रखेंगे, 2 टाइम्स कैपिटल आर, ठीक है, 2 टाइम्स कैपिटल आर, तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा म्यू नॉट जे आर बाय 4, और इसकी वैल्यू इन्होंने सवाल में 5 दे रखी है, ठीक है। फिर पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज r by 3 डिस्टेंस इनसाइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वायर। तो वायर से r by 3 डिस्टेंस अंदर। बच्चों अगर वायर से r by 3 डिस्टेंस अंदर है तो एक्सिस से कितना दूर हो जाएगा? 2r/3। 2r 2r by by 3, 3। बिल्कुल। यस सर। तो ये 2r by 3, तो हम फिर b इनसाइड के लिए फॉर्मूला लगाएंगे और इस बार r की जगह 2r by 3 रखेंगे। तो b इनसाइड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट जे आर बाई 2, है ना बच्चों। तो ये बन जाएगा आपका 2, तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, म्यू नॉट जे आर बाई 3 बन जाएगा, म्यू नॉट जे आर बाई 3। तो बच्चों मुझे दिख रहा है कि म्यू नॉट जे आर का वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 20/3 माइक्रो टेस्ला आ जाएगा। बी सर ऑप्शन आ हमने जाएगा। सर हमने ये जो है डिस्टेंस सेंटर से ले ली थी सर, इसलिए हमारा अच्छा मतलब अच्छा, ऊपर वाला आ गया। ओके यस सर। कोई नहीं। बच्चों अब बताइए भाई, बाकी लोग का आया था बच्चों आंसर? बताना पड़ेगा। मुरादाबाद पाठशाला 09 कितने बच्चों ने निकाल लिया था 20/3? हाथ उठाइए थोड़ा। ठीक है, जिनको नहीं आया बच्चों प्लीज पूछिए। जौनपुर पाठशाला कितने बच्चों का आ गया था आंसर? हाथ उठाइए। ठीक, किसी को कुछ और तरीका सर कि आ मुझे गया ऐसा था लग... सर, आ गया था। बढ़िया बढ़िया। किसी को अगर रख दिया सब सब हो गया था सर, r/3 बस रख दिया था, 2r/3 नहीं रखा था। अच्छा ओके, अगर कुछ और अपना मेथड कुछ है आपका नहीं मैच कर रहा, कुछ और तरीके से किया है तो बताइए। अगला सवाल, तो जो चेंज कर रहा हूं मैं स्लाइड, है ना, देखिए।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूँ बच्चों। कर लिया आप लोगों ने? कुछ मैच कर रहा है किसी का कुछ? फर्स्ट ऑप्शन आ रहा था, फर्स्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है ना, मेरी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है 4 पाई इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। थोड़ा मैच करिए तो हो रहा है क्या? 4 पाई इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। और नहीं मैच हो रहा है तो बताइए कितना आ रहा है आपका? यस सर ये आ रहा है। 4 पाई इंटू तो थोड़ा 10⁻⁸ आ रहा है। यस सर ये आ गया सर, थोड़ा सा डिवाइड, 2 से डिवाइड कर दीजिए ना। ओके कैलकुलेशन मिस्टेक थी सर। ठीक। अच्छा बच्चों, बी इनसाइड ये हो गया। अब 4 मिलीमीटर फ्रॉम द एक्सिस, तो बच्चों बी ऑप्शन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बी ऑप्शन के लिए इनसाइड का या आउटसाइड का? आउटसाइड का आउटसाइड हो फॉर्मूला जाएगा सर, आउटसाइड आउटसाइड का हो जाएगा फॉर्मूला। सर। आउटसाइड का लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए म्यू नॉट जे आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स स्मॉल आर, ठीक है। तो आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। म्यू नॉट जे का वैल्यू तो 10⁻2 है, और रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है बच्चों हमारे पास 3 मिलीमीटर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बन जाएगा। तो 9 इंटू 10⁻⁻6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि मिलीमीटर का स्क्वायर होगा, और डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। स्मॉल आर है बच्चों 4 मिलीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 9 म्यू नॉट बाई 8, ठीक है। 9 म्यू नॉट बाई 8 और 10 के पावर बचेगा -4 + 3 -1, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू रख देते हैं। म्यू नॉट होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, 10⁻⁻1 पहले से है। तो बच्चों ये 9 पाई बाई 2 इंटू 10⁻⁻8। ये सर तीसरा वाला है हाँ सर। तीसरा वाला मैच हो जाएगा। सही है सर। यस सर ये आ रहा था। मैच हो रहा है, सर सही। यस सर मैच हो रहा है। ठीक। बच्चों नोट कर लीजिए, जिनका नहीं मैच कर रहा था, फिर आगे बढ़ते हैं। इनसाइड 4 पाई इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला, और आउटसाइड आ जाएगा 9 पाई बाई 2 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। हो गया सर। ठीक, आगे चलिए। अगली हेडिंग डालिए, सोलेनॉइड। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड पढ़ना है, तो सबसे पहले समझते हैं कि सोलेनॉइड क्या होता है, ठीक है, और क्या यूटिलिटी है सोलेनॉइड की, है ना। फिर मैग्नेटिक फील्ड विद इन सोलेनॉइड समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, तो सोलेनॉइड एक वायर है, मान लीजिए आपके पास एक करंट कैरिंग या कंडक्टिंग वायर है, उसको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग सर्कुलर फॉर्म में बहुत बार घुमा देते हैं, ऐसे कुछ, ठीक है, इस तरह से। और प्लेटफॉर्म आप चाहें तो कुछ इस तरह का ले सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दे, है ना। तो मटेरियल डिसाइड करके नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं। पर कोई भी प्लेटफॉर्म होगा, उसके ऊपर इस तरह से वायर को रैप कर देंगे, तो ये अरेंजमेंट बच्चों सोलेनॉइड कहलाता है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे आप करंट इसमें फ्लो कराएंगे, ठीक है, करंट इस तरह से कुछ फ्लो कराएंगे, तो कई लूप से होके करंट बाहर निकलेगी, है ना। तो फायदा क्या होता है, जैसे आप केवल एक वायर लेंगे तो उस वायर की वजह से केवल मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अगर उसको आप इस तरह से लूप में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले लूप, हर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी सेम डायरेक्शन होगी, और नेट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये एक सोलेनॉइड का पर्पस है कि आप नेट मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक बड़ी सी वायर है, उसको आप रोल कर दीजिए किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो ये अरेंजमेंट सोलेनॉइड कहलाता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इसकी यूज किया जाता है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक एनर्जी रहेगी, जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक एनर्जी होगी, तो इसका एक और यूटिलिटी है कि इसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। हमारे सिलेबस में जो है बच्चों, वो है आइडियल सोलेनॉइड, ठीक है, जिसका हमें प्रॉपर डिस्कशन करना है। तो सर ये आइडियल सोलेनॉइड क्या है?
आइडियल सोलेनॉइड बच्चों ऐसा सोलेनॉइड जिसका लेंथ बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स रेडियस, है ना। तो आप जैसे जैसे ये पेन है ना, इस पेन के ऊपर अगर मैं वायर रैप कर दूंगा, है ना, तो ये जो पूरा ये है, इसको हम लोग आइडियल सोलेनॉइड मान सकते हैं। या आपके पेन की रिफिल हो गई, उस पर आप कर देंगे तो उसका रेडियस बहुत कम है एज कंपेयर टू इट्स लेंथ, ठीक है, तो उसको हम लोग आइडियल सोलेनॉइड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में आइडियल सोलेनॉइड है ना। फाइनाइट लेंथ का भी सोलेनॉइड होता है, उसकी भी अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, लेकिन हमें आइडियल सोलेनॉइड पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा एक लाइन लिख लीजिए आप, है ना, सोलेनॉइड के बारे में मैं लिखवा देता हूं। मेन हेडिंग डाल लीजिए सोलेनॉइड और लिखिए व्हेन अ कंडक्टिंग वायर is wrapped around a platform, when a conducting wire is wrapped around a platform, comma, arrangement is called as solenoid. Arrangement is called as solenoid. Used to produce uniform magnetic field. Used to produce uniform magnetic field and to store magnetic energy. Used to produce uniform magnetic field and to store magnetic energy. नेक्स्ट लिखिए बच्चों, we will discuss about ideal solenoid. We will discuss about ideal solenoid. We will discuss about ideal solenoid which has length very very large compared to radius. Which has length very very large compared to radius. सर मैग्नेटिक एनर्जी से क्या समझ सकते हैं? क्या क्या फिर से सर बोलिए, मैग्नेटिक एनर्जी, नहीं आ रही आपकी आप बात समझ में। सर मैग्नेटिक एनर्जी से क्या समझ सकते हैं? मैग्नेटिक एनर्जी जैसे मैं अभी आपको ना EMI और AC में जैसे कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है ना, तो वैसे ही सोलेनॉइड मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। तो वही है, जैसे कैपेसिटर में बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, चार्ज आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, उस तरह सोलेनॉइड में अगर करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक एनर्जी आएगी, ठीक है। आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में ना। ओके सर। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। किसी को कुछ डाउट हो, कोई पूछ रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी का कोई डाउट तो पूछ लीजिए, बाकी बस आज का डिस्कशन इतना ही है। गुड डे सर। बाय बाय सर बाय। सर हाँ बोलिए बेटा, क्या डाउट था आपका? सर DPP 9 का क्वेश्चन 8। DPP 9 क्वेश्चन नंबर 8 मैं देखता हूँ, मेरे पास DPP होगी तो हम डिस्कशन करते हैं, नहीं तो फिर बेटा आपको बोलना पड़ेगा, बोल दीजिए। Three identical bulbs are connected as shown in figure. Which एक when switch is closed? एक सेकंड बस एक सेकंड, हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं? Three identical bulbs are connected as shown in figure. ओके और When बल्ब switch कैसे S कनेक्टेड है? is सीरीज में, पैरेलल में, या दो सीरीज एक पैरेलल, कैसे? सर दो बल्ब पैरेलल में है और उनके सीरीज में एक बल्ब है। ओके है ना, ऐसा हाँ कुछ सर। होगा।
इसको और इसके बी साथ नाम दिया है। ओके, इसके साथ दो बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड है और एक सीरीज में है इनके साथ ना। सीरीज वाला ऊपर है सर। ओके कोई नहीं, ठीक है। और फिर ऐसे बैटरी कनेक्टेड है ना। हाँ सर। और और बताइए। जो दो बल्ब पैरेलल में कनेक्ट है उनके बीच में स्विच है। अच्छा, इनके बीच में स्विच है, ओके ठीक है, ऐसा है ना। सर क्वेश्चन में दिया व्हेन स्विच एच इज क्लोज द पावर कंज्यूम बाय बल्ब इज बी, व्हेन what will be power consumed by same bulb when switch H is open? तो किस बल्ब के बारे में पूछ रहे हैं? तीनों के कॉम्बिनेशन के बारे में पूछ रहे हैं सर या बी के बारे में। बी के बी के बारे में? तो इसको बी बोला गया है या किसको बी बोला गया नहीं है? सर हाँ इसको भी दिया है, अच्छा, इसको बी बोला लेफ्ट गया वाले है। को। अच्छा ओके हाँ। ओके 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 ठीक है। तो जब स्विच क्लोज कर देंगे तो इसके पावर कंजम्पशन में हमें बताना है ना कि पावर कंजम्पशन इसका बढ़ेगा या घटेगा। यस ठीक है, सर। तो क्या लगता है बच्चे आपको कि क्या होगा पावर कंजम्पशन इसका, बढ़ेगा घटेगा? मतलब आपने कुछ सोचा है इसके बारे में या आपको नहीं समझ में आएगी कैसे करना है? देखिए, चूंकि मैं थोड़ा सा आपको समझाने की मदद करता हूँ। जैसे तीनों चूंकि आइडेंटिकल बल्ब हैं तो तीनों का रेडियस सेम होगा, सॉरी रेजिस्टेंस सेम होगा तीनों का, है ना। और Yes, sir. पावर कंज्यूम्ड उसमें पावर कंज्यूम्ड बी में ज्यादा हो जाएगी अगर बी से पास होने वाली करंट ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो पहले देखिए, जब ये वाला स्विच ओपन है तो मतलब ये वाला कनेक्टेड नहीं है बल्ब, तो पहले रेडियस सॉरी रेजिस्टेंस, चूंकि यही दोनों सीरीज में रहेंगे, करंट ऐसा आएगा, इस बल्ब से फ्लो करेगा, इस बल्ब से फ्लो करेगा, ऐसा फ्लो कर जाएगा। तो करंट पहले कितनी फ्लो करेगी? V डिवाइडेड बाई 2R। बोलिए, समझ गए आप ये? यस सर। जब ओपन है, समझ नहीं आया तो पूछिएगा, ठीक है। इतना ही करंट फ्लो करेगा ना जब ओपन है, ठीक है। यस और सर। अच्छा, अब आप थोड़ा बताइए, जैसे आप क्लोज कर देंगे तो फिर क्या होगा? क्लोज कर देंगे तो फिर क्या होगा? अब सर्किट का आप आर इक्विवेलेंट निकालिए, है ना। सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो देखिए, इन दोनों का आर बाई टू प्लस आर मिलके 3R/2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इनका पैरेलल है तो R/2 Yes, और sir. प्लस R 3R/2 आ जाएगा। तो करंट इस बार सर्किट में कितना बनेगा? तो V डिवाइडेड बाई 3R/2 यानी 2V/3R बनेगा। इतना करंट बनेगा ना सर्किट में अब, है ना। पोटेंशियल sir. डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अब करंट इतना तो फ्लो करेगा, लेकिन इस करंट के दो हिस्से हो जाएंगे, एक ऊपर चला जाएगा और एक इधर आ जाएगा। और चूंकि दोनों के रेजिस्टेंसेस बराबर हैं तो करंट बराबर बराबर डिवाइड होगा। तो ऊपर V/3R जाएगा और नीचे V/3R जाएगा, ठीक है। तो पहले इस वाले बल्ब में करंट जा रहा था V/3R, अब बाद में करंट जा रहा है पहले जा रहा था V/2R, स्विच क्लोज करने के बाद जा रहा है V/3R। तो आप बताइए थोड़ा ब्राइटनेस के बारे में, क्या लगता है आपको, बढ़ जाएगी ब्राइटनेस या घट जाएगी? पहले करंट जा रहा था V/2R, अब जा रहा है V/3R। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो पहले जा रहा था 0.5 V/R और अब जा रहा है 1/3, तो 0.67 V/R। तो पहले के मुकाबले करंट बढ़ गया या घट गया, क्या लगता है आपको? करंट कम हो गया। पहले 0.5 V/R था, अब 0.67 V/R आ गया। बढ़ गया अब तो। सॉरी, नहीं मैं गलत लिख रहा हूँ। ये 1/3 है ना, तो 0.33 V/R हो जाएगा ना, 0.33 V/R हो जाएगा, है ना। 1/3 तो 0.33 V/R होगा। तो पहले 0.5 V/R जा रहा था, बाद में 0.33 V/R हो गया ना, कम हो गया ना करंट, दिख रहा है आपको? यस सर, कम हो गया। तो पावर कंज्यूम्ड इसमें क्या हो जाएगा फिर? बढ़ जाएगी। कैसे? करंट कम हो गया ना बेटा, तो पावर कंज्यूम भी कम हो जाना चाहिए ना। तो स्विच क्लोज करने के बाद इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, ये जो नीचे वाला बल्ब है इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। चेक करो क्या दिया हुआ है। सर आंसर पावर की फॉर्म में निकालना है जी। ठीक है, चलिए। सर उनका आंसर 9P/4 आ रहा है। अच्छा, पी के टर्म्स में निकालना है क्या? यस सर। ओके 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 ओके। तो इनकी इंडिविजुअल पावर दी हुई है क्या सबकी? बल्ब की बोला गया क्या बल्ब का पावर सर पी है? बी की पावर P दी है। तीनों आइडेंटिकल है तो तीनों की पावर पी होगी, है ना। तो सर बस बी की पावर P है और बाकी दोनों का औरों की नहीं दी। कोई बात नहीं, आप एक बार सवाल पढ़िए ना फिर से, दिया होगा कुछ सवाल में, बोलिए। Three identical bulbs are connected थ्री shown in आइडेंटिकल figure बल्ब्स when आर switch कनेक्टेड, है ना।
When switch S is closed, the power consumed in bulb B is P. ओके, तो P बराबर हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन R, तो R बराबर हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन P। ठीक है, तो 0.33 यानी v बाय 3R, R की जगह रख देंगे v स्क्वायर अपॉन P। ठीक है, एक सेकंड, ये तो करंट है ना v बाई 3R, ये करंट है, I बराबर आ गया है v बाई 3R, तो इसमें जो पावर कंज्यूम्ड होगा इस वाले बल्ब में वो हो जाएगा I स्क्वायर R, I का वैल्यू है v बाई 3R, तो v स्क्वायर बाई 9R स्क्वायर। ठीक है, तो v स्क्वायर बाई 9 एज इट इज, और R का वैल्यू है v स्क्वायर बाई P। एक सेकंड, I स्क्वायर, एक सेकंड, I स्क्वायर इंटू R, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 9R, तो v स्क्वायर अपॉन 9, R का वैल्यू है v स्क्वायर बाई P। बल्ब बी में पावर कंज्यूम P बाई 9 है, कितना दे रखा है इन लोगों ने? Sir, when switch is open, तो आंसर आ रहा है 9p/4. जब स्विच ओपन है तब 9p/4 आ रहा है। Yes, sir. ओके, स्विच ओपन है तो करंट होगा v बाई 2R, तो I स्क्वायर R, I है v बाई 2R का होल स्क्वायर इंटू R, v स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर इंटू R, तो v स्क्वायर बाई 4R, R का वैल्यू हो जाएगा v स्क्वायर बाई P। तो ओपन है बच्चों, तो P ओपन का P बाई 4 आ रहा होगा और क्लोज होने के बाद P बाई 9 आ रहा होगा, और रेशियो, तो अब ये बताओ कि ओपन में कितना दे रखा है उन लोगों ने, ओपन वाले का जब स्विच 9p/4. 9p/4 दिया है ओपन वाले का, Yes, sir. और क्लोज वाले का P. क्लोज वाले का P दे रखा है, और आइडेंटिकल बल्ब है, और इसको जो बैटरी लगाई हुई है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? सर, इसकी वैल्यू नहीं दी, सर्किट में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ बैटरी में, बस E लिख के छोड़ रखा है। बस E दे रखा है। Yes, sir. ठीक, देखो मैं बता देता हूं आपको ना कॉन्सेप्ट क्या है, कि इधर एक बल्ब लगा हुआ है और एक इधर बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और इसका EMF E है, इधर P है, और ये मान लेते दोनों आइडेंटिकल बल्ब है, और एक स्विच ओपन है और इधर एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, कुछ ये सिचुएशन है ना। देखो जब स्विच ओपन रहेगा तो ये दोनों सीरीज में लगेंगे, और पता नहीं अब सवाल में दिया क्या है क्या नहीं दिया है। वोल्टेज इसका V है, पावर P है, और इसका वोल्टेज V है, पावर P है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, ये भी आइडेंटिकल है, तो इसका भी Vp होगा। तो किसी भी बल्ब का आप रेजिस्टेंस निकालोगे ना, तो V स्क्वायर अपॉन P, जहां पे V इनकी रेटेड वोल्टेज है। अब जब आप ये वाला बल्ब नहीं कनेक्टेड है तो इसका रेजिस्टेंस R, तो जो करंट सर्किट में फ्लो करेगा वो E बाई 2R फ्लो करेगा। ठीक है, तो अगर आपको इसमें पावर कंज्यूम निकालना है इस वाले में, तो इस वाले पावर कंज्यूम हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R, तो I स्क्वायर हो जाएगा E बाई 2R का होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इस वाले बल्ब का R, और रेजिस्टेंस की वैल्यू V स्क्वायर बाई P, तो E स्क्वायर बाई 4R स्क्वायर, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी V स्क्वायर अपॉन P। ठीक है, तो I स्क्वायर R है ना, I स्क्वायर इंटू इसका रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस की वैल्यू V स्क्वायर अपॉन P। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे पोटेंशियल दिया होगा उससे आप करंट निकालोगे, है ना, कि कितना करंट फ्लो करेगा, और इसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका रेजिस्टेंस मान लो इसका रेटेड वोल्टेज V है, पावर P है, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। ठीक है, तो आप सीधा सीधा I स्क्वायर R कर दोगे। तो ये अब इसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया है मुझे नहीं पता है, तो जो भी वैल्यूज दी होंगी इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हो जाएगा, है ना, 4R स्क्वायर, ठीक है सर। है ना, ये पहला। और जब इसको कनेक्ट कर दोगे ना तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 3R/2। ठीक है, तो फिर उससे फिर करंट निकालेंगे, है ना, और करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो पूरा करंट जो होगा I बराबर आ जाएगा V डिवाइडेड बाई 3R/2। ये पूरा करंट होगा, उसमें से पूरा करंट में से आधा करंट इसमें जाएगा, आधा इसमें जाएगा, तो जो आधा करंट इसमें जाएगा वो होगा E/3R। ठीक है, फिर इसमें आधा करंट आ गया, फिर इसका पावर निकालोगे तो E/3R, ये I स्क्वायर
और इसका जो भी रेजिस्टेंस है यानी वी स्क्वायर अपॉन पी, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर आएगा। तो क्लोज करने के बाद पावर इतना है और क्लोज करने से पहले पावर इतना है। तो ये बिफोर क्लोजिंग है और ये आफ्टर क्लोजिंग है, ठीक है। अब इसमें जो जो वैल्यूज गिवन हो सवाल में आप पुट कर देना, आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, नहीं थैंक मैच यू हो तो सर। फिर बताना, कल डिस्कशन कर लेंगे। ओके ओके सर।